बच्चों नमस्कार। और आज हमारी कक्षा का तीसरा दिन है और आज हम बात करने वाले थे राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके जो अर्थ एवं परिभाषाओं को हम देख रहे थे। उसमें 3 प्रकार के दृष्टिकोणों को हमने देख लिया था। अब एक चौथा दृष्टिकोण भी आता है परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर, वह है जो राजनीति विज्ञान को मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन मानता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो उपरोक्त परिभाषाएं, यानी कि जो पीछे हमने जितनी भी परिभाषाएं बताई कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, या राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, उसके अतिरिक्त भी कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है। और उन पुरानी परिभाषाओं को वो पूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो उन परिभाषाओं को बताया गया है विद्वानों के द्वारा, जो 3 प्रकार की परिभाषाएं दी हैं उनमें मानव तत्व की अपेक्षा की गई है। उनकी मान्यता है कि राज्य या सरकार का अध्ययन बिना मानव के क्या है, उद्देश्यहीन है या महत्वहीन है। बिना मानव के राज्य का और सरकार का हम अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। और इनका निर्माण, राज्य और सरकारों का निर्माण मानव के हित के लिए हुआ है, अतः मानव तत्व का अध्ययन भी क्या है, अनिवार्य है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर जो चौथी प्रकार की विशेषता हमको देखने को मिलती है, तो वह है, यह चौथा प्रकार का दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है, वह यह है जो राजनीति विज्ञान को मानव तत्व के संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं। इन विद्वानों में प्रोफेसर लास्की है। उनका मानना है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। राजनीति शास्त्र के प्रसंग में मानव तत्व का महत्व व्यक्त करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा ही होता है। क्या कहा है कि राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण, यानी कि राजनीतिक शास्त्र का जो वृहद रूप है वह बिना मानव, जो मनुष्य विषयक उसकी मौलिक मान्यताएं हैं उनके द्वारा नहीं हो सकता है, यानी कि बिना मनुष्य के उसका अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता है। वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत इस तथ्य का भी अध्ययन किया जा रहा है कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में स्वयं मनुष्य की स्थिति क्या है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के अधिकार व स्वतंत्रताओं के अध्ययन के साथ साथ समाज के विभिन्न समुदायों व वर्गों के प्रति सरकार की नीतियों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हमारे पास 4 दृष्टिकोण परंपरागत राजनीति विज्ञान के आते हैं। दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण है, उसके भीतर क्या क्या चीजें समाहित हुई। 4 चीजें वैसे हमने देख ली है, पर इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी चीज है जो इसके अंतर्गत आती है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने के पश्चात हम ऐसे शास्त्र के रूप में इसे मान सकते हैं जिसका संबंध उसके राज्य नामक संगठन से होता है और जिसके अंतर्गत स्वभावतः सरकार का भी विस्तृत अध्ययन सम्मिलित होता है। और संक्षेप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों व संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है, चारों ही जो दृष्टिकोण है उनको हमने सम्मिलित कर लिया है कि राज्य का अध्ययन भी, सरकार का अध्ययन भी और मानव जो दृष्टिकोण है उसका अध्ययन भी जब किया जाता है तो उसे परंपरागत राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब कौन कौन सी परिवर्तियां सामने आई, इन बिंदुओं को देख लीजिए। अपने पारंपरिक संदर्भ में राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। मैंने पहले भी कहा था, उनको विशेषताओं के रूप में भी आप रख लीजिएगा। राजनीति विज्ञान का राज्य विषयक अध्ययन मूलतः संस्थात्मक है, क्योंकि उसमें केंद्रीय महत्व राज्य अथवा सरकार का है, अन्य तंत्र मात्र क्या है, संयोगिक है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, तो राजनीति विज्ञान का जो राज्य विषयक अध्ययन है वह मूलतः संस्थात्मक, मतलब हमने संस्था का अध्ययन करना है, उस संस्था कैसे अस्तित्व में आई, उस संस्था का इतिहास क्या है, उस सबको हमको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर। इसलिए केंद्रीय महत्व राज्य अथवा सरकार का है, अन्य तत्व मात्र, यानी कि सरकार और राज्य के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं वो क्या है, उनका अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर नहीं किया जाता है। तीसरी विशेषता आती है, राजनीति विज्ञान औपचारिक रूप से
राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हुए राज्य के संविधान में निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का आधार बनाता है। शिक्षा राज्य के नीतियों के अध्ययन पर बल देता है, यानी कि प्रक्रिया पर कोई जोर नहीं देता है, बल्कि जो राज्य के कानून है उनके अध्ययन पर अधिक जोर देता है। अब हम देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। तो सभी जगह वही चीजें आएगी कि सरकार का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, मानव प्रकृति का अध्ययन। तो चाहे आप क्षेत्र देखें, चाहे उसके विशेषताएं देखें, तो क्या है, आपको चाहे उनके दृष्टिकोण देखें तो आपको वही चीज़ें बार बार देखने को मिलेगी। इसलिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो क्या है, एक तो सरकार के अध्ययन पर जोर देता है, दूसरा राज्य के अध्ययन पर जोर देता है, और कुछ विद्वान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन पर बल देते हैं, और कुछ विद्वान राज्य सरकार के साथ साथ मानव के भी अध्ययन पर जोर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब देखते हैं राजनीतिक विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके क्षेत्र को। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विचारकों ने भिन्न प्रकार से की है, उसी प्रकार उसके क्षेत्र के भी क्या है, भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप फ्रांसीसी विचारक ब्लंडसली के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध, देखो वही चीज क्या है, पुनः दोहराई जा रही है कि राज्य का संबंध राज्य के आधारों से है, वह उसकी आवश्यक प्रकृति, उसके विविध रूपों, उसकी अभिव्यक्ति तथा उसके विकास का अध्ययन करता है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार इसकी मौलिक समस्या में साधारणतः प्रथम राज्य की उत्पत्ति। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र में भी क्या है, उन्हीं चीज़ों को आप दोहरा देंगे। चाहो तो आप इसको यहाँ पे पाउज करके बाद में इसको पाउज करके पढ़ लेना, वही चीज़ें आपको पुनः देखने को मिलेगी। अब है अंत में राजनीति विज्ञान के मानती है, यानी कि राज्य, दूसरा सरकार पर ध्यान केंद्रित करती है, तीसरा राज्य व सरकार दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो हाँ, यह चीज ध्यान रखने वाली है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है। यानी कि क्षेत्र के भीतर क्या क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के भीतर ये 1948 में यूनेस्को द्वारा निश्चित किया गया है। अब देखते हैं वो क्या क्या है। पहला है राजनीति के सिद्धांत। इसके भीतर अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन। जितने भी अब तक राजनीतिक सिद्धांत बने हैं, चाहे वो अतीत में बने हैं चाहे वर्तमान में बने हैं, उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाएगा अगर वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीतिक संस्थाएं, अब संस्थाओं के भीतर क्या क्या है, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार व स्थानीय सरकार का सरल व तुलनात्मक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाएगा। तुलनात्मक यानी कि दो सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। और राष्ट्रीय प्रादेशिक, राष्ट्रीय सरकार होती है जो आपकी केंद्र की सरकार है, जैसे मोदी गवर्नमेंट, भारत के संदर्भ में बात करें, जैसे अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो ट्रंप सरकार, उसे केंद्रीय सरकार बोलते हैं जो देश के सर्वोच्च स्तर पर है। उसके बाद प्रादेशिक सरकार, जैसे हमारे त्रिवेंद्र सरकार जो कि हमारे राज्य की सरकार है। और स्थानीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो जिस नगर पालिका क्षेत्र में आप रह रहे हैं, गांव में एक ग्राम प्रधान होगा तो उसको स्थानीय सरकार कहते हैं। स्थानीय सरकार का टॉपिक भी आप पढ़ेंगे, उसमें 3 प्रकार के स्थानीय सरकारें होती हैं। एक ग्राम स्तर पर है, उसके पश्चात आपने सुना होगा कि क्षेत्र पंचायत मंत्री या क्षेत्र पंचायत अधिकारी, तो वो दूसरा स्तर है। और तीसरा ब्लॉक प्रमुख आपने सुना होगा। तो ग्रामीण स्तर पर ये होते हैं, और शहरी स्तर पर सबसे पहले आपकी नगर पंचायत होती है, फिर आपकी नगर पालिका होती है, और एक नगर निगम भी होती है अगर बड़े शहर हैं तो, जैसे देहरादून नगर निगम है, आपकी नगर पालिका है, और पीपलकोटी, नंदप्रयाग आपने नगर पंचायतें सुनी होगी। तो ये शहरी स्तर पर है, और ग्रामीण स्तर पर आपकी ग्राम प्रधान,
क्षेत्र पंचायत सदस्य और जो आपका ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक स्तर पर होती है। ये 3 स्तर होते हैं। तो इनका अध्ययन भी क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के भीतर किया जाता है। तीसरा है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत। तो राजनीतिक दल यानी कि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल आपको देखने को मिलते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी। ये क्या है, इनका अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर क्या है, किया जा सकता है। दबाव समूह, जैसे आपने देखा होगा टीचर्स एसोसिएशन या फिर बीएड बेरोजगार संघ या फिर जो आपका विद्युत विभाग संघ या फिर उपनल कर्मचारी संघ। तो ये क्या है, ये कोई संस्थाएं नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, पर ये क्या है, दबाव समूह है। सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या है, अगर आप हमारा ये काम नहीं करते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो इस प्रकार क्या है, सरकार पर दबाव जो बनाते हैं उनको दबाव समूह कहा जाता है। इसके बारे में भी आप बाद में आगे की कक्षाओं में बहुत गहराई से पढ़ेंगे। कानून का पालन करना चाहिए, कानून सबके लिए समान होगा, चाहे राष्ट्रपति है चाहे आम आदमी है, सबके लिए कानून समान होगा। पर व्यवहारिक रूप में ऐसा है, आप जानते हैं नहीं है। अमीर गरीब सबके लिए संविधान समान होगा। तो ये क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक के अंतर यही है कि सिद्धांत में तो लिखा है सबके लिए कानून बराबर होगा, पर जब व्यवहार की बात आती है तो अमीर व्यक्ति पैसा देकर, धन के लालच से क्या है, अपने पक्ष में कानून को भी परिवर्तित कर लेता है। आपने पिक्चरों के माध्यम से ऐसा बहुत अधिक देखा होगा और मैं मानता हूँ कि इतने समझदार बालक आप आज की डेट में होंगे कि इस बातों को समझ पा रहे होंगे। लोकमत, लोकमत का अर्थ होता है जनमत। जनमत यानी कि जनता का मत। आप वोट देते हैं, वो आपका मत है। आप अपनी कोई बात रखते हैं कि जनमत का अर्थ केवल ये नहीं होता कि वोट दे देना कि भाई मैंने बीजेपी को वोट दिया, ये मेरा मत है, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, ये मेरा मत है। ये नहीं, जनमत का अर्थ होता है कि चाइना को लेकर अगर कोई बात आई तो आपका क्या दृष्टिकोण है। भारत सरकार ने कहा कि हम इन ऐप को बंद कर रहे हैं, अगर पूरी जनता उद्वेलित हो जाती कि भाई आपने हमारे ये पबजी को बंद कैसे कर दिया, सारे जितने भी आप जैसे बालक हैं, जितने भी पबजी के बड़े फैन हैं, सबके सब आ जाते सड़कों पर कि न जी हम आत्महत्या करने वाले हैं। तो ये क्या है, लोकमत है। मैं इसको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आज की डेट में भारत का प्रत्येक युवा, प्रत्येक तो नहीं कह सकते पर एक बहुत बड़े प्रतिशत का युवा ऐसे चाइनीज ऐप्स या अन्य प्रकार के जो ऐप्स हैं उनका आदी हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये इन युवाओं को बचाने के लिए भी ये सरकार का एक प्रयास था और जो देश की जनता है उसने सरकार होता है। भले ही अब ये खुल गए हैं, क्या हुए हैं वो अलग विषय है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया जो आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अन्य हो सकते हैं कि हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, रक्षा मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जनता कहेगी क्यों भाई, आप तो वसुदेव कुटुंबकम की नीति वाले हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप उसी की भाषा में जवाब देंगे। आप तो ये कहिए कि भाई तुम 4 गोली मारो, कोई बात नहीं, हम कहेंगे गांधी जी की तरह कोई बात नहीं 4 और मारो। तो ये क्या है, ये भी व्यवहारिक, सॉरी मैं लोकमत की बात कर रहा था। तो ये क्या है, लोकमत है। जब आप सरकार को अपना समर्थन देते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को अपना समर्थन देते हैं, कभी व्यक्ति कह रहा है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, आप कहते हैं जी बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए। तो ये क्या है, लोकमत है। मेरा विश्वास है कि आप इसे भी समझ चुके होंगे। शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन। शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया, तो फिलहाल तो भारत या फिर जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें व्यक्तियों के भाग लेने की प्रक्रिया यही है कि वो अपना मत देते हैं, अपने मत से सरकार चुनते हैं और उसके पश्चात सरकार कार्य करती है। अब किस अपेक्षा से वो मत देते हैं और किस अपेक्षा से सरकार कार्य करती है वो सब जानते हैं। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक का फिर उसमें बात आ जाती है। तो ये हुआ, ये सब क्या है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भीतर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अब एक शब्द आया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और फिर आया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आप सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, शैक्षिक है,
वैज्ञानिक है, तकनीकी से संबंधित है, सभी प्रकार के संबंधों का अंदर अध्ययन आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भीतर उसका अध्ययन भी इसके भीतर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ है, सार्क है, आसियान है। सार्क आपने सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आसियान है जो कि आपके एशियाई के कुछ राष्ट्रों 10 राष्ट्रों से मिलकर बना हुआ है। कंबोडिया, मलेशिया ऐसे राष्ट्र हैं उसमें, भूटान। इसके अलावा यूएनओ है, ओपेक है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इन संगठनों का अध्ययन भी किसके भीतर, परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रशासन है, जो यूएनओ के माध्यम से संचालित है या डब्ल्यूएचओ के माध्यम से संचालित है या फिर आपका विश्व बैंक के माध्यम से संचालित है। तो इन सब का अध्ययन भी क्या है, इसके भीतर किया जाता है। तो जो हमारा अध्ययन था वह लगभग, आज हमने जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण था उसको, हाँ एक चीज़ और रह गई है थोड़ा सा, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हैं। वैसे मैंने 3 विशेषताएं आपको बता दी कि वो सरकार का अध्ययन है, वो राज्य का अध्ययन है, वो राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, और वो मानव का भी, राज्य सरकार वो मानव का भी अध्ययन है। 4 विशेषताएं तो आपकी वो हो जाएगी। किंतु इसके अतिरिक्त भी क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं आ सकती है। जैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन एवं कल्पना पर आधारित है। दर्शन यानी कि फिलॉसफी है, उसमें सैद्धांतिक बातों की, व्यवहारिक बातों को क्या है, कम जोर दिया जाता है। इतना अधिक पढ़ा लिखा होगा कि उससे गलत कार्य हो ही नहीं सकते। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ा लो, क्या है, गलती होने की गुंजाइश रहती है। तो कल्पना पर आधारित क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान है। इसके अलावा परंपरावादी जो विचारक हैं अधिकांशतः दर्शन से प्रभावित है। दर्शन यानी कि फिलॉसफी से प्रभावित है। और फिलॉसफी में तर्कवाद होता है कि ये तर्कवाद यानी कि एक के बाद एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो उससे प्रभावित हैं। इन विचारकों ने मानवीय जीवन के मूल्यों पर ध्यान दिया है। इनके चिंतन की प्रणाली निगमनात्मक है। निगमनात्मक और आगमनात्मक 2 प्रकार की प्रणालियां होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि निगमनात्मक प्रणाली है। निगमनात्मक प्रणाली ये होता है कि आपने कहा 2 + 2 4, या फिर सॉरी इस उदाहरण को छोड़िए। निगमनात्मक ये होता है कि आपने देखा कि आपने एक दवाई दी, उस दवाई से किसी का पेट दर्द सही हुआ, आपने वही दवाई दूसरे व्यक्ति को दी, आपने फिर देखा उससे क्या है, व्यक्ति का पेट दर्द सही हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस दवाई से क्या है, व्यक्ति का पेट दर्द सही होता है। इस प्रणाली को कहते हैं निगमनात्मक प्रणाली। कि कुछ निष्कर्ष निकले, आपने 1 उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 बार टेस्ट किया, तब जाके आप निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि क्या है, इससे पेट दर्द सही होता है। जबकि जो आगमनात्मक प्रणाली होती है वह प्रणाली क्या होती है, जिसमें आपने पहले निष्कर्ष निकाल के रख दिया, एक दवाई बनाई और उस दवाई से किसी भी रूप में फाइनल रिजल्ट कर दिया कि इससे पेट दर्द सही होता है, तब आप उस दवाई को दे रहे हैं, तो उसे आगमनात्मक प्रणाली कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। में प्लेटो का विशेष महत्व है, ये खैर कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेटो और अरस्तु का विशेष महत्व तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में है ही है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण विचारक हैं वो हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस। तो मैंने ये आपको पहले भी बताए थे, इसका ध्यान रखिएगा आप। कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विद्वान परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखने हैं इनके नाम भी। तो मेरे ख्याल है आज के लिए भी काफ़ी है। कल हम अब आधुनिक राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, क्षेत्र सबको देखेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना,
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।